Hello students, good morning to all of you. Class 11th. We are welcome to our Nirmal app. This is class 11th, lecture number 1 and chapter number 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स देखेंगे इसे। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 तीन स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 16 पाचन तंत्र, चैप्टर नंबर 17 श्वसन तंत्र, चैप्टर नंबर 18 परिसंचरण तंत्र। नाम उसका कुछ भी हो सकता है अभी किताब में, लेकिन मूल रूप से ये तंत्र हैं। और चैप्टर नंबर 19 जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, जिसको हम सामान्य भाषा में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र भी आप इसको कह सकते हो, उत्सर्जन तंत्र भी इसको कह सकते हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? क्या होता है उत्सर्जन? किसको कहेंगे उत्सर्जन? उत्सर्जन की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रीशन? उत्सर्जन की क्या परिभाषा बनेगी? तो देखिए, दो चीजें होती हैं, उत्सर्जन और बाह्यक्षेपण। बाह्यक्षेपण, उत्सर्जन टर्म होती है, बाह्यक्षेपण टर्म होती है। उत्सर्जन और बाह्यक्षेपण टर्म में अंतर है। बाह्यक्षेपण का मतलब होता है ठोस अपाचित पदार्थों को बाहर निकालना। ठोस या अर्धठोस अपाचित पदार्थों को बाहर निकालना बाह्यक्षेपण कहलाता है। जैसे मल का निष्कासन, तो मल को निकालने की क्रिया बाह्यक्षेपण कहलाती है। जबकि लिक्विड के रूप में, तरल के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मूत्र, तो उत्सर्जन के अंतर्गत मूत्र का उत्सर्जन आता है, जबकि बाह्यक्षेपण के अंतर्गत मल का बाह्यक्षेपण आता है। अब मल कैसा होता है? अर्धठोस। अर्धठोस होता है, उत्सर्जी, दोनों उत्सर्जी हैं, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। तो अर्धठोस उत्सर्जी पदार्थों को निकालना क्या कहलाता है? बाह्यक्षेपण। और मूत्र को बाहर निकालना या लिक्विड के रूप में या तरल के रूप में निकालना, और वही क्या? नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का मीनिंग होता है मूत्र के रूप में। जब हम कोई चीज को बाहर निकालते हैं लिक्विडिटी के रूप में, तरल के रूप में, तो उसे उत्सर्जन कहा जाता है। तो उत्सर्जन की सिंपल से सिंपल परिभाषा, सरल से सरल परिभाषा क्या हो जाती है बताइए? उत्सर्जन की सिंपलेस्ट परिभाषा, डेफिनेशन होती है नाइट्रोजन युक्त। उत्सर्जन की क्या परिभाषा है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यानी वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना। पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना। अब प्रश्न आता है कि साहब ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं ये कौन से होते हैं? ठीक है ना। तो नाइट्रोजन युक्त इन अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर प्राणियों को बांटा गया है तीन रूपों में। तो इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर प्राणियों को तीन प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक का नाम है अमीनोटैलिक, अमीनोटैलिक। एक का नाम है यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। एक का नाम है यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। यानी टैलिक माने उत्सर्जी, उत्सर्जी, उत्सर्जी। अमोनिया उत्सर्जी, अर्थात ऐसे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरे होते हैं यूरिया उत्सर्जी, यूरियोटैलिक, यूरिया उत्सर्जी। और तीसरे होते हैं यूरिक यानी यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल उत्सर्जी, उत्सर्जी। समझ में आ गई बात? तीन टर्म आपके सामने हैं। एक वे प्राणी संसार के जो अमोनिया गैस का उत्सर्जन करते हैं मूत्र के रूप में, पानी में घोल करके। होगा तो वो मूत्र ही पानी में जाएगा, लेकिन मूत्र जब हम रिलीज करते हैं, मानव जब रिलीज करता है, तो हमको उसमें यूरिया दिखती है क्या? नहीं दिखती ना, तो घुल जाती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। इसी प्रकार वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन प्राणियों को बोलते हैं अमीनोटैलिक प्राणी कहते हैं।
वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक प्राणी कहते हैं। और वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरिक अम्ल उत्सर्जन यानी यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरिया यूरियोटैलिक, अमोनिया अमीनोटैलिक प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर प्राणियों को 3 रूपों में बांटा गया है, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। दैट्स क्लियर। संसार का, दुनिया का कोई भी प्राणी हो वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में 3 पदार्थ ही निकालता है। क्या क्या 3 पदार्थ होते हैं? या तो अमोनिया होगी, या यूरिया होगी, या यूरिक अम्ल होगा। दैट्स क्लियर। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, मोस्टली अस्थिल मछलियां जो होती हैं, अस्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियों का क्या मीनिंग है? आपके लिए नया शब्द है ये। मछलियां जो होती हैं उभयचर होते हैं, मोस्टली उभयचर जो होते हैं, या जलीय प्राणी जो मोस्टली होते हैं, जलीय प्राणी, समुद्री प्राणी, ये एग्जाम्पल है। ये अमोनीटैलिक होते हैं। मतलब ये कि अस्थिल मछलियां 2 तरीके की होती हैं, जो आपको पढ़ाएंगे आगे चल करके जब आपकी यूनिट शुरू होगी जीवों का वर्गीकरण, और जीवों के वर्गीकरण में भी जंतुओं का वर्गीकरण शुरू होगा, तो पिसीज पढ़ाएंगे, मछलियां पढ़ाएंगे। उन मछलियों में 2 पढ़ाएंगे, अस्थिल और उपास्थल। अस्थिल मतलब जिनका अंतः कंकाल, अंदर से उनमें हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती है, बोन्स होती हैं, अस्थिल। और जिनमें कॉर्टिले होती है, उपास्थि होती हैं, ये लचीलेपन को उपास्थियां लचीली होती हैं, ऐसे देखो कान की उपास्थि लचीली होती है, हड्डियां कठोर होती हैं। तो जिनमें अंतः कंकाल अस्थियों का बना होता है वो अस्थिल मछलियां, जिनका अंतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है वो उपास्थल मछलियां। तो अस्थिल मछलियां इनका एग्जाम्पल, उपास्थल नहीं है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। उभयचर मोस्टली जो पानी में और स्थल पे रह सकते हैं, मेढक वगैरह जैसे प्राणी, वो जब पानी में होते हैं मेढक वगैरह तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जमीन पर होते हैं तो वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ गई? चलिए, प्राणी मोस्टली अब पानी में जो रहते हैं ना, तो मोस्टली अमोनिया गैस ही निकालते हैं। अब देखो, अमोनिया गैस, आपका एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं मैं टोटली। आपका एक प्रश्न बन जाता है कि सर हम क्यों नहीं है अमोनिया उत्सर्जी? मनुष्य यूरिया उत्सर्जी है, तो हम क्यों नहीं है? तो देखो स्टूडेंट्स, बात यह कि अमोनिया एक जहरीली गैस है, और अगर हम अमोनिया उत्सर्जी होते और अमोनिया को उत्सर्जन करते रहते हम लोग जहां तहां पर, तो पूरा वातावरण जहरीला हो जाता, इंसान बचता ही नहीं, मर जाता। जबकि इसी जहरी, अब आप क्वेश्चन करोगे तो सर पानी में जहर क्यों नहीं होता? वो तो विषैला क्यों नहीं होता? क्योंकि अमोनिया एक गुण होता है, अमोनिया गैस पानी में मिलकर के अपना टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन खत्म कर देती है। समझ में आ गई? इसलिए प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था दी है कि पानी में रहने वाले प्राणी अमोनिया निकालेंगे, तो जैसे अमोनिया निकालेंगे वो पानी में डिसॉल्व होकर के उसकी टॉक्सिसिटी, उसका जहरीलापन खत्म हो जाएगा, तो पानी जहरीला नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडल वो तेजी से फैलती है। याद रखना कि दुनिया का हर प्राणी, इंसान हो चाहे जंतु हो, वो सबसे पहले अमोनिया ही बनाएगा, चाहे इंसान मनुष्य हो। तो हम में भी अमोनिया बनती है। क्या बनती है? अमोनिया। लेकिन वो अमोनिया, चूंकि मैंने बोला अमोनिया, इसको उत्सर्जन करना मुश्किल है, नहीं तो वातावरण जहरीला हो जाएगा, इसलिए उसको हमारा लीवर, हमारा यकृत जो होता है, हमारा यकृत उसे इमीडिएटली किस में बदल देता है बेटा? यूरिया में बदल देता है। अब यूरिया कम जहरीला है, कम टॉक्सिस है। अब होने को तो यूरिया भी नुकसान करता है, लेकिन इंसान को प्रकृति क्या दी गई है? इंसान को जो नेचर दी गई है वो ये दी गई है कि इंसान एवरीवेयर, कहीं पर भी मूत्र का उत्सर्जन नहीं कर सकता, इसलिए वो जगह देखता है, कहीं छुपी हुई जगह देखता है जब वो मूत्र का उत्सर्जन कर सके। इसलिए हमें कुछ देर तक कभी कभी यूरिया को रोकना भी पड़ जाता है, मूत्र को रोकना भी पड़ जाता है। बस में सफर कर रहे हो, ठीक है ना, बस में, और वहां कोई व्यवस्था नहीं है यूरिया उत्सर्जन की, मूत्र उत्सर्जन की, तो आपको घंटे 2 घंटे उसको रोकना पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा आपने रोका तो फिर आप उसे रोक सको, आपको नुकसान कम हो, आपकी कोशिकाओं को नुकसान कम हो, तो ऐसी स्थिति के लिए हमको प्रकृति ने क्या दिया? यूरिया, जो कम नुकसान करता है। तो एक्चुअल में बनती तो हमारे शरीर में अमोनिया ही है, लेकिन वो अमोनिया कन्वर्ट किस में हो जाती है? यूरिया में। और इंसान, मनुष्य होता है, एग्जाम्पल है इसके मनुष्य, मेढक आदि, ठीक है ना, ये यूरिया उत्सर्जी होते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तीसरा होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी। अब देखो साहब, यूरिक अम्ल क्या होता है? गाढ़े गाढ़े क्रिस्टल्स होते हैं। आपने अगर देखा हो कभी, ऊंट को देखा हो, ऊंट का यूरिन देखा हो, कैमल का, ठीक है ना, खरगोश का यूरिन देखा हो, कहीं पे जो यूरिन कर देता है तो वहां व्हाइट कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, सफेद रंग के धब्बे पड़ जाएंगे, सफेद रंग के धब्बे पड़ जाएंगे, धब्बे, इतना गाढ़ा यूरिन होता है उनका, क्योंकि उसके अंदर यूरिक अम्ल होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे चीनी के दाने होते हैं ना घुले हुए, ऐसे क्रिस्टल्स। जब चीनी को पानी में घोल देते हैं, ठीक है ना, चाशनी बन जाती है, तो चीनी दिखती नहीं है, लेकिन जब चाशनी सूख जाती है तो चीनी दिखने लग जाती है।
इसी प्रकार से इन प्राणियों में यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स, ठीक है ना। और पानी तो नहीं के बराबर होता है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा नहीं के बराबर होती है, समझ में आ गई। इसलिए गाढ़ा होता है इनका मूत्र। ऐसा क्यों होता है? ताकि ये जल की हानि को कम कर सकें। तो प्राणी तो इनमें भी पहले अमोनिया बनी, फिर यूरिया बनी, और अब यूरिया को भी कन्वर्ट कर दिया यूरिक अम्ल में, ठीक है ना, क्योंकि उनको पानी वापस खींचना है। ये मोस्टली मरुस्थलीय प्राणी होते हैं, मैंने अभी बोला था एग्जाम्पल ऊंट बोला था ना। तो मरुस्थलीय प्राणियों में ये घटना पाई जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय प्राणियों के अंदर क्या होता है, पानी की कमी होती है, इसलिए वो पानी को रोक लेते हैं। इनका मूत्र गाढ़ा लेई के समान होता है, ठीक है ना, गाढ़ा लेई के समान, जो गोंद के समान होता है, इतना पानी खींच लेते हैं वापस से। तो इनका मूत्र जो होता है वो काफी गाढ़ा होता है, पानी की उसमें कमी होती है, क्योंकि उनको पानी को बचाना पड़ता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो आपको ये टॉपिक समझ में आए, एमिनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरोटैलिक। क्वेश्चन क्या बना था, उत्सर्जन किसे कहते हैं, व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या है, तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल्स इन डिसॉल्विंग फेज, यानी घुलित अवस्था में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की घटना या क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, जो 3 तरीके से दुनिया में पाई जाती है। अब एक बात आती है, आपके टॉपिक आगे बढ़ा रखा है कि उत्सर्जी अंग किन किन प्राणी में कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि इसके लिए आपको पढ़ने को तो पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ना होगा, प्राणी जगत का वर्गीकरण, पर फिर भी आपको कुछ बता देता हूं अगर आप याद कर सकें तो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें चलेगा उत्सर्जी अंग, कि संसार के विभिन्न प्राणियों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से उत्सर्जी अंग यहाँ पर हो सकते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। जरा कुछ बातें आपको बता देता हूं, 2-4 पॉइंट आपकी किताब में जो है। तो देखो, जैसे अपन शुरू से ही बात कर लेते हैं, आपने नाम सुना होगा नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, एकशुरुकी और कशेरुकी। अब एकशुरुकी में प्लेटी हेलमिंथीज है, प्लेटी हेलमिंथीज नाम सुना है, नाम सुना है क्या, प्लेटी हेलमिंथीज, चपटे क्रमी, चपटे क्रमी। तो चपटे क्रमियों में उत्सर्जी अंग जो होता है ना, वो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला सेल्स, ठीक है ना, क्या होती है, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप एनेलिडा में जाओगे, ये याद करने वाली चीजें हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगे आराम से जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे। एनेलिडा में जाओगे तो वहां पर ब्रक्कक पाए जाते हैं, ब्रक्कक, ब्रक्कक यानी नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ठीक है ना। जैसे आप आर्थ्रोपोडा में जाओगे, आर्थ्रोपोडा, अब तो आपको समझना पड़ेगा पहले आर्थ्रोपोडा क्या है। हालांकि 9th-10th में आपने नाम सुने होंगे अवश्य, डेफिनेटली, पर थोड़ा जब यहाँ पढ़ोगे तो थोड़ा अलग पढ़ोगे, स्पेशल पढ़ोगे थोड़ा सा, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में जब जाओगे तो आपको मेल पीगी नलिकाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी, मेल पीगी नलिकाएं। अरे भाई हर प्राणी में ब्रक नहीं होते, जैसे इंसान में ब्रक होते हैं, किडनी होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग होते हैं, इनमें मेल पीगी नलिका मिलेंगी। जैसे कि बोजेनस के अंग, बोजेनस के ऑर्गन, बोजेनस अंग, ये शब्द आपको कहाँ आएगा, मोलस्का में आएगा, मोलस्का में आएगा। जैसे कि अगर मछलियों में देखेंगे स्पीसीज में, तो गिल्स मिलेंगे आपको, गिल्स, गिल्स माने गलफड़े, ठीक है ना। मनुष्य में जाओगे आप या उच्च स्तरीय प्राणियों में जाओगे तो आपको ब्रक मिलेंगे, ब्रक माने किडनी, समझ में आ गई। तो ऐसे कुछ आपके किताब में दे रखे, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपको पीडीएफ भेजूंगा तो आपको समझ में जाएंगे, आपको याद करना है। और ये चूंकि रिलेटेड भी नहीं है अपने इस चैप्टर से, क्योंकि केवल इतनी सी बात कर रखी है कि कौन से अंग किस प्राणी में पाए जाते हैं, आपको याद करने होंगे, केवल याद करने होंगे। और इनको समझना कब पड़ेगा, जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, प्राणी जगत का वर्गीकरण, ठीक है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा की डिटेल। तब आपको आएगा कि प्लेटी हेलमिंथीज में उत्सर्जन की क्रिया के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लेम सेल्स इस प्रकार की। जैसे एनलेडा जो प्राणी होते हैं, जैसे केंचुआ वगैरह, उनमें ब्रक्कक पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे आर्थ्रोपोडा जो आपके ये मक्खी होता है, मच्छर होता है, ठीक है ना, बिच्छू होता है, खटमल होता है, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जितने भी मच्छर मक्खी दुनिया भर के सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जैसे मधुमक्खी है, ठीक है ना, फल मक्खी है, इन सब के अंदर मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं उत्सर्जन में। मोलस्का वो होते हैं जो आपने शादी ब्याह में पहनते हो ना, शंख, सीपी, कौड़ी, शंख बजाते हैं, शंख,
तो उसके अंदर प्राणी होता है वो निकल जाता है, शंख छोड़ जाता है। तो उन प्राणियों के अंदर जो निकल गया प्राणी वो नहीं है, शंख नहीं है प्राणी, शंख तो उसका कवच है, ठीक है ना, प्राणी तो चला गया। उस प्राणी में भोजनस के अंग होते हैं, वो मोलस्क का प्राणी होते हैं, सॉफ्ट, जो समुद्र के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। और मछली वगैरह होती है उनमें गलफड़ है, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेढक वगैरह में होते हैं वो लंग्स होते हैं, ठीक है ना, श्वास श्वसन के लिए। और लेकिन उत्सर्जन के लिए वहां पर क्या पाए जाते हैं, मनुष्य में वगैरह में क्या पाए जाते हैं, किडनीज पाई जाती हैं। तो हमारा इस प्रकार का टॉपिक हो जाता है। तो देखिए अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक नेक्स्ट, और वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र। किसका भैया, मानव का उत्सर्जन तंत्र। और मानव के उत्सर्जन तंत्र की चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला तो होता है वृक्क, नाम सुना ही होगा, किडनी, ठीक है ना, किडनी, वृक्क। फिर होती है मूत्र नलिकाएं, मूत्र नलिकाएं, ठीक है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट। फिर होता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर होता है मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र यानी यूरेथ्रा। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंटली जिनको मैं डायग्राम के साथ आपको बनाने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किडनी के बारे में, वृक्क के बारे में, ठीक है। वृक्क क्या होते हैं, सबसे पहले आपको जानना है वृक्क होते क्या है। देखिए इधर सब लोग जानते हो वृक्क के बारे में, तो देखो किडनीज क्या होती हैं। किडनी रेड कलर के स्ट्रक्चर है, 12 गुणा 6 गुणा 3, कई कई जगह पे मिलेगा 10 गुणा 5 गुणा 3, मतलब 12 सेंट, आप तो 12 गुणा 6 गुणा 3 याद कर लो। 12 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी, आधी हो गई 12 का आधा 6 और 6 को आधा 3, और 3 सेंटीमीटर मोटाई, ठीक है ना। किडनी एक हथेली के बराबर मान लो आप, 12 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटाई। आपकी किताब में रखा 10 5 3 या 2.5, ऐसे कर सको 10 5 और 2.5, है ना 2। तो कंफ्यूज नहीं होना है सर, आप बोलते कुछ हो लिखाते कुछ हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं सारी बात बता रहा हूँ भाई, फिक्स थोड़ी 10 सेंटीमीटर होगी समझ में, 10 से 12 कह सके, समझ में आ रही बात नहीं आई। तो आपको किडनी इतनी मोटी होती है, इतनी बड़ी होती है। अच्छा मिलती कहाँ है किडनी, यहाँ मिलती है या पीछे मिलती है, बैक साइड में, यहाँ इस पोजीशन में, समझ में आ गई बात। देख लीजिए आप लोग, इस पोजीशन में मिलती है किडनी, लाल रंग की होती है, रेड कलर की, कैसे कलर की होती है, रेड कलर की, लाल रंग की। सेम के बीज की आकृति की, सेम खाए होंगे बालोर की फली, सेम, तो बालोर की फली जो होती है उसको जब निकालते हो तो उसकी आकृति कैसी होती है, इस तरह की किडनी होती है, ओके। तो किडनी कैसी हुई, किडनी कहां मिली, ध्यान देना, पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ माने पीठ, पृष्ठ सतह पर ये कशेरुक दंड है, क्या भैया जी, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड के दोनों ओर, समझ में आ गई, पृष्ठ सतह पर, सतह पीठ है, पृष्ठ सतह पर कशेरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा में, ये उदर है, ये उदर वाला हिस्सा है पेट, समझ में आ गई, ये चेस्ट बोलते हैं इसको। तो अपन को तो बायोलॉजी में पहले यही समझना है कि हमारे हिस्से कौन कौन से हैं। सिर, टर्म सुनोगे, सिर को धड़ से अलग कर दो, तो सिर गया तो बचा बचा क्या, धड़। अब धड़ के भी कितने हिस्से, चेस्ट, वक्ष, उदर, पेट, तो उदर है। उदर का लो ये नहीं है, उदर का लो ये हिस्सा भी है, ये पूरा एरिया उदर, समझ में आ गई। तो किडनी कहाँ होती है, पृष्ठ सतह पर, कशेरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा में, संख्या में 2, लाल रंग की किडनियां होती हैं जो सेम के बीच की आकृति की होती हैं, जिनकी लंबाई 10, चौड़ाई 5, मोटाई 2 या 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, दैट्स क्लियर। प्रत्येक किडनी में 10 से लेकर 12 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक है। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ी देर के लिए, एक हथेली के बराबर, तुमसे मैं कहूंगा ना कि 10 लाख यहाँ पे बिंदी लगा दो, बिंदी डॉट पेन से लगा सको तुम, बोलो बोलो। अरे भाई 10 सेंटीमीटर लंबी चीज है, और 5 और 2, अब यहाँ पे तुम 10 लाख पॉइंट बनाओ, नहीं बना सकते, इतनी छोटी। ऊपर वाले ने क्या बनाया है, कैसी मशीन बनाई है, ठीक है ना।
तुम बिंदी नहीं लगा सको और प्रकृति ने नेचर और उनकी भी संरचना है, नेफ्रॉन की पढ़ी होगी तुमने वृक्क नलिका की, वही पढ़ाएंगे आपको। खैर, कम टू द पॉइंट। तो मैं चित्र बना रहा हूं आपके सामने, ओके, देखो उधर रेड कलर, तो रेड कलर है अपने पास, ठीक है। सेम के बीच की आकृति के दो किडनीज, ये रही साहब दो किडनी, हो गई दो किडनी। सेम के बीच की आकृति की दो किडनी होती हैं। बाहर की सतह उत्तल और अंदर की सतह अवतल होती है। अवतल, अवतल माने धसी हुई, बाहर की सतह उत्तल और अंदर की अवतल होती है। तो ये तो हो गई उत्तल सतह, उत्तल सतह क्या हो गई, उत्तल सतह। और अंदर वाली क्या हो गई, अवतल सतह। तो ये तो हो गई भैया जी उत्तल सतह, उत्तल सतह। और अंदर वाली क्या हो गई, अवतल सतह, ठीक है ना। ये वाली पॉइंट कौन सा हो गया, अवतल सतह, अवतल सतह। इस अवतल सतह को धसा रहता है, इसको हाइलम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं भैया जी, हाइलम, ठीक है। इसी हाइलम से, इसी हाइलम से मूत्र नलिकाएं निकलती हैं। आगे समझ में, क्यों बोलो भाई, मूत्र नलिकाएं निकलती हैं जो नीचे जाकर के इस प्रकार से अलग अलग, अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग, ठीक है ना। और एक चैम्बर नुमा रचना में खुलती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मूत्राशय कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मूत्राशय। क्या हो गया भैया जी, मूत्राशय। और ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, मूत्र जनन छिद्र। क्या हो गया, मूत्र जनन छिद्र। और ये क्या हो गई, मूत्र वाहिनियां। बोलो समझ में आई बात, नहीं आई, वाहिनियां। अब एक एक करके स्टडी करते हैं इनकी। सबसे पहले वृक्क की बात कर लेते हैं। वृक्क जो कि लाल रंग के होते हैं, कशेरुकदंड के दोनों ओर पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं, उधर घोम पाए जाते हैं। 10 गुणा 5 गुणा 2 इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। बाहर की तरफ उत्तल होती है, अंदर की तरफ अवतल होती है। और यह हमारे उदर गुहा में एक झिल्ली होती है, नाम है पेरिटोनियम। क्या नाम है, पेरिटोनियम। आप लोग, मैं जब बोलूं तो अपने घर पे बैठे बैठे और उसको 3-4 रिवायत करो। पेरिटोनियम नाम की झिल्ली से ये कवर्ड रहते हैं, घिरे रहते हैं, चिपके रहते हैं, और ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इनका दसवां भाग हाइलम कहलाता है, पिछका भाग, जहां से मूत्र वाहिनियां निकलती हैं। मूत्र वाहिनी का अगला भाग कीप की तरह होता है, कीप, जैसे ऑयल डालते हैं ना, कीप, जो तेल डालते हैं, कीप, उसका चौड़ा भाग होता है। इस प्रकार का चौड़ा भाग ये कीप की तरह यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो मूत्र वाहिनियां होती हैं, ये अपनी अपनी ओर के वृक्क से मूत्र को कलेक्ट करती हैं और मूत्र को कलेक्ट करके आगे की ओर ले जाने का काम करती हैं। अंदर से ये उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं यहाँ पर, जिनकी सहायता से मूत्र आगे की ओर आसानी से बढ़ता रहता है। चिकनी होता है मार्ग, तो मूत्र रुकता नहीं है। और लास्ट में मूत्राशय जो थैले नुमा रचना है, छोटा सा थैला है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता रहता है, अस्थायी रूप से इकट्ठा होता रहता है। और जब मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उस मूत्र को हमको रिलीज करना पड़ता है। और एक दिन में करीब हम 700 से लेकर के और 1500 ml, 700 से लेकर के 1500 ml, यानी करीब 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन हम दिन भर में कर सकते हैं। पानी हम पीते हैं 3-4 लीटर, उसमें से 1.5 लीटर के करीब हम मूत्र का उत्सर्जन कर सकते हैं। यहाँ पर चिकनी पेशियां होती हैं, इन चिकनी पेशियों के क्रमांकुंचन से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। और ये जो मूत्र जनन छिद्र है, यहाँ पर एक कपाट होता है और कपाट से मूत्र छिद्र बंद रहता है, और जब इस पर दबाव पड़ता है तो खुल जाता है और मूत्र बाहर निकलता रहता है। ये हो गया मानव का उत्सर्जन तंत्र, सिंपल सा। ये वीडियो आपका पहला पूरा हो गया, जिसमें हमने आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बताई। करीब 25 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, और इसमें आपको बताया गया उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक बात है, और उत्सर्जन के विभिन्न अंग कौन कौन से प्राणियों में, और मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसा दिखाई देता है। कल जब हम मिलेंगे आपसे तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे, जैसे वृक्क की संरचना, वृक्क के अंदर पाई जाने वाले वृक्क नलिकाओं की संरचना कल के वीडियो मिलेंगे।
फिर आगे की चर्चाएं करेंगे कि मूत्र निर्माण कैसे होता है, मूत्र का फिल्टरिंग कैसे होता है। इस चित्र में एक चीज और है, वृक्क धमनी आती है, धमनी जो रक्त को लाती है। मैं लास्ट चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं, धमनियां रक्त को लाती हैं। तो वृक्क धमनियां यहां से देख लीजिए, इस प्रकार वृक्क धमनियां प्रवेश करती हैं, और ये वृक्क धमनियां प्रवेश करती हैं, ये ब्लड को लेकर के आ रही हैं। ये क्या कर रही है, ब्लड को लेकर के आती हैं। लाल रंग की हो गई वृक्क धमनियां। और जो वृक्क शिराएं होती हैं, वो वृक्क शिराएं यहां से बाहर निकलती हैं। वृक्क शिराएं यहां से क्या करती है बेटा, बाहर निकलती है। शिराएं हैं जो अशुद्ध रक्त को लेकर के जाने का काम करती हैं। तो रक्त को लाने का काम वृक्क धमनी करती है, वृक्क को ले जाने का काम वृक्क शिरा करती है। ये छोटा सा टॉपिक हो गया, ये हमारा एक वीडियो हो गया, आपको समझ में निश्चित रूप से आया होगा। आप लोग अपने पीडीएफ फाइल्स को उतारते रहिए। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र मैं भेज चुका हूं। सैटरडे के ये नेक्स्ट सैटरडे सैटरडे के दिन जब आप इसे देखेंगे, जब भी आपको नेक्स्ट ऐसे ही बीच में ये आपको मिल जाएगी। कौन सी, उत्सर्जन तंत्र की। अभी आपको परिसंचरण तंत्र चल रहा है जो आप देख पा रहे हो वीडियोस, उसके बाद में ये शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।